नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे रोहित शर्मा की। दरअसल क्रिकेट के मैदान पर अगर कोई रोबोट जैसे बल्लेबाजी कर सकता है, यानी कि जब आप उसको शॉर्ट पिच गेंदबाजी करें तो रोबोट अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर दे और उसके बाद गेम को बाउंड्री पार पहुंचाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही खिलाड़ी आपके जहन में आएगा और वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के मॉडर्न क्रिकेट के या ऑल टाइम क्रिकेट के ग्रेट बात करें, क्या सबसे बेहतरीन वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी खेले बल्लेबाज है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम होंगे और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और खासतौर से अगर हम जो सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात करें, यानी कि T20 फॉर्मेट में 500 बाउंड्री लगाने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही अगर कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा छक्का लगाने की बात करें तो वो छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों में सबसे आगे रोहित शर्मा का नाम नजर आ रहा है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सभा भाई इस समय हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभा भाई, ये कहने में तो कोई गुरेज अब नहीं है कि रोहित शर्मा रोबोट की तरह बल्लेबाजी करते हैं और शायद उनके मेमोरी में एक ही चिप ऐसी फिट करी है ऊपर वाले ने कि जब आप उनको शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे वो ऑटोमेटिक उस पोजीशन में आ जाते हैं जहां से वो बड़े शॉट्स खेल पाए। क्या आप भी मानेंगे कि जिस तरह से इन दिनों सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ रोहित शर्मा रोबोट जैसे बल्लेबाजी करते हैं और अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं, कैसे आप देखते हैं जो इस समय रोहित शर्मा बहुत छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे? मैं तो ये समझता हूँ राजीव के रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके सामने बॉलर के पास मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम रहता है। क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर आप उनको आप ऊपर बॉल डालेंगे तो वो सीधा मार सकते हैं शॉट्स। अगर आप थोड़ा भी शॉट डालते हैं तो फिर वो आसानी से आपको पुल या हुक कर सकते हैं। और जब वो पुल और हुक करते हैं, नीचे रखने का प्रयास करते नहीं है। उनको इतना ज्यादा विश्वास है कि जो भी वो मारेंगे वो आसानी से बाउंड्री को क्लियर कर सकता है और स्टैंड में वो मार देते हैं। उसके साथ अगर आप उनके पैड्स पे बॉल डालेंगे अंदर आने वाली गेंद, तब वो आसानी से वहां से फ्लिक करते हैं क्योंकि उनका बॉटम हैंड बहुत ही शानदार तरीके से चलता है। तो बहुत ही फाइन मार्जिन है यहाँ पर गेंदबाजों के लिए। उनके लिए जगह बहुत कम है जहां पर वो रोक सकते हैं रोहित शर्मा को। वो तभी पॉसिबल होता है जहां पर विकेट थोड़ा बहुत कठिन हो बल्लेबाजी के लिए। पर अगर ऐसी विकेट में जहां पर बल्लेबाजी में गति, विकेट में गति है, बॉल आसानी से बल्ले पर आ रही है, वहां पर अगर उछाल ज्यादा हो उछाल कम हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है रोहित शर्मा को। और ये बहुत अलग किस्म की कला है जो इस समय मुझे लगता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों में सिवाय रोहित शर्मा के और किसी में भी मुझे नजर नहीं आती है। सवा भाई, क्योंकि 2 दशक की अगर हम बात करें, 2 दशकों में आपने कई बल्लेबाजों को देखा शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ। मास्टर क्लास आपने देखी, एक तरह से हम कह सकते हैं। वो चाहे रिकी पॉन्टिंग की हम बात कर लें या बहुत पहले जाए जिमी अमानत के बारे में कहा जाता था कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी बहुत अच्छा खेलते हैं, पुल बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या मॉडर्न क्रिकेट में या पिछले 20-25 सालों की अगर बात करें, क्या रोहित शर्मा वाकई दुनिया के सबसे बेहतरीन हुकर और पुल खेलने वाले खिलाड़ी हैं? देखिए 20-25 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई है राजीव। हम सिर्फ अभी वर्तमान की अगर हम बात करें पिछले एक दशक में बात कर लेते हैं, एक दशक की अगर बात हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक दशक की अगर हम बात करें, जितने सारे अनुभवी बल्लेबाज देखने को मिले हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, उनमें एकमात्र ही ऐसा खिलाड़ी है जो इस आसानी से इतने शानदार टाइमिंग के साथ शॉर्ट बॉल को खेलता है। और शॉर्ट बॉल ऐसी नहीं है कि 130 वाली शॉर्ट बॉल, ये इनका जो दायरा है या फिर इनका जो रेंज वो इतना बड़ा है कि 130-35 से लेकर 150-155 गति वाली भी गेंद को वो आसानी से पोजीशन में आकर शॉट खेलते हैं। और ये एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने पुल या हुक शॉट में छक्का मारते हैं। और हमारे सामने कई सारे ऐसे प्लेयर्स आए जो शानदार तरीके से पुल करते थे ऑफ द फ्रंट फुट, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, कई ऐसे मैथ्यू हेडन हो गए, एडम गिलक्रिस्ट हो गए, कई ऐसे शानदार खिलाड़ी आए हैं। अब ये एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो शॉर्ट गेंदों को इतने आसानी से सीधा स्टैंड में मार सकता है। बिल्कुल। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार सर, बीइंग अ कोच, जब आप नेट्स में होते हैं तब आप जो क्रिकेट सीख रहा है या जो चलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल भी रहा है, उसको पहली चीज सिखाई जाती है कि जब आप पुल शॉट मारें तो आप अपने रिस्ट को रोल करें नीचे की तरफ, यानी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल बैट है वो नीचे की तरफ जाए। लेकिन रोहित शर्मा ऐसा लग रहा है
उस थ्योरी को ही बता देना चाहते हैं, क्योंकि उनका बैट ऊपर की तरफ जाता है और जो कनेक्शन रेट है, यानी मोर देन 90% वो बॉल कनेक्ट करते हैं शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे। ये एक और बड़ा सर्वे है जो हमने निकाला है। कैसे आप देखते हैं 90% से ऊपर जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी को कनेक्ट करते हैं और उसको मैदान के बाहर मारते हैं? जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका कि जिस तरह वो शॉर्ट बॉल को खेलते हैं। और जहां तक ये थ्योरी है नीचे रखने की, ये हमारे टाइम की थ्योरी थी कि ओल्ड स्कूल जो हम लोग हमारे समय में कहा जाता था कोचिंग में कि आप उसको नीचे मारिए, कट भी आप नीचे मारिए और पुल भी आप विराट भी मारते हैं राजकुमार सर, तो वही झलक दिखती है, वो नीचे जाता है, वो नीचे जाता है, तो वो ओल्ड स्कूल वालों से सीखा हुआ है। लेकिन ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये स्टार्ट किया था रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट ने, कि वो फ्रंट फुट से ही और मिड विकेट की ओर छक्का मारते थे। अगर आपको याद हो, हमारे जमाने में वो जो पीछे वाला फील्डर है वो स्क्वायर लेग पर होता था, कई बार तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे चला जाता था, क्योंकि सब बैट्समैन खेलते ही वहां पर थे और मिड विकेट, डीप मिड विकेट में कभी भी कोई प्लेयर नहीं होता था। लेकिन अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में आप देखें तो वो फील्डर मिड विकेट पर खड़ा है, और रोहित जैसे बल्लेबाजों ने ही वो किया है, क्योंकि ये फ्रंट फुट से मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारते हैं और लाजवाब बल्लेबाजी है रोहित शर्मा की, इसमें कोई डाउट नहीं कि उनसे बेटर हुकर और पुलर इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में और कोई नहीं है। और जिस आसानी से वो पिक करते हैं, कितना समय है उनके पास शॉर्ट बॉल को पिक करने का, कि भले वो 145 पे भी डाल रहा हो तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत आसान था ये बॉल उनके लिए, और जिस तरह वो कनेक्ट करते हैं। और जैसा आपने बताया राजीव, 90% अगर वो कनेक्ट करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स के सामने 145 की स्पीड पे अगर आप 90% कनेक्ट करके छक्के मार रहे हैं या बाउंड्री क्लियर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रोहित शर्मा का। सभा भाई, 90% से ज्यादा बॉल कनेक्ट वो करते हैं जब वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी को खेलते हैं। एक तो ये है, और दूसरा उनका सक्सेस रेट बहुत हाई है कि अगर वो शॉट अटेम्प्ट करते हैं तो फिर वो कनेक्शन होता है उनका। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत विरले बल्लेबाजों में की श्रेणी में आप रखेंगे, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि एज अ सिलेक्टर आपने बहुत क्रिकेट देखा, एज अ क्रिकेटर आप बहुत से बड़े बड़े बल्लेबाजों के साथ खेले, बट ये जो कनेक्ट करना है और हाई परसेंटेज है कनेक्शन का, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए राजीव, ये तभी पॉसिबल है जब आप लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हैं। और रोहित शर्मा की यही विशेषता है कि नंबर एक, वो लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हैं, जल्दी पोजीशन में आते हैं और उसके बाद लेट खेलते हैं। जब आप लेंथ पिक करेंगे तभी आपकी पोजीशन जल्दी होगी और तभी आप आसानी से टाइम कर सकते हैं। और ये जो 2-3 क्वालिटीज है उसी की वजह से रोहित शर्मा इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर कोई भी पेस बॉलर उनसे घबराता है शॉर्ट बॉल डालने में। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप ट्रैप करने का प्रयास कर लें, बड़े से बड़े ग्राउंड डायमेंशंस पे आप उनको गेंदबाजी करें, पर ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो आसानी से आपको छक्का मार सकता है। और जो राजकुमार शर्मा ने बात कही, देखिए जो सही तकनीक है पुल शॉट करने की, तो वो यही है कि आपको प्रयास करना होगा नीचे रखने के लिए। और रोहित शर्मा प्रयास तो वही करते हैं जब आपका बॉडी का जो वजन है वो आपके 4 फीट पे रहेगा, तभी आप शानदार तरीके से पुल शॉट कर सकते हैं। और अगर आप बॉडी वेट को देखेंगे, बैलेंस को देखेंगे रोहित शर्मा को, तो हमेशा बैलेंस उनका आगे रहता है। अब ये उन पर निर्भर करता है आसानी से कि वो ऊपर शॉट लगा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको पोजीशन में आना, और आपके पोजीशन में आने का मतलब यही है कि आपके जो शरीर का वजन है वो आपके 4 फीट पे होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के शॉट्स खेल सकते हैं। तो मुझे तो विश्वास है कि रोहित शर्मा ने भी सीखा यही है कि वो पुल शॉट फ्रंट फुट पे भी आप खेलिए या बैक फुट पे खेलिए, आप बॉल को नीचे रखिए। पर अब उनके अंदर विश्वास इतना आ गया है कि अब नीचे रखने का प्रयास ही नहीं करते। उनको पता है कि उनकी पोजीशन इतनी अच्छी है, वो इतने अच्छी तरह से वो टाइम कर सकते हैं, आसानी से वो बैट की स्विंग को बदल देते हैं और बॉल जो है वो स्टैंड में चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी कला है जो बहुत मुझे लगता नहीं है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज में इस समय देखने को मिल रही है। ये सवाल मैंने सभा भाई से पूछा था राजकुमार साहब, मैं आपसे भी पूछूं कि अगर पिछले 2 दशकों की हम बात करें, रिकी पॉन्टिंग ने डोमिनेट किया क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा शॉर्ट पिच गेंदबाजी को खेलने का तरीका था, फ्रंट फुट से वो पुल मारते थे। अब रोहित शर्मा डोमिनेट कर रहे हैं। क्या अगर मैं दोनों बल्लेबाजों में से एक पिक करने की बात करूं तो आप किसको पिक करेंगे पुल शॉट खेलने में, खासतौर से, और जिस तरह से फ्रंट फुट पे खेलते हैं? नहीं राजीव, ये मैं कहूंगा शुरुआत रिकी पॉन्टिंग ने की थी, लेकिन आज के जमाने में रोहित शर्मा वो बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं उसको। और अभी मैं अगर बात करूं, जैसे सबा कह रहे हैं कि अभी भी कोशिश ये होती है कि नीचे खेलें, तो नहीं, अब मॉडर्न डे कोचिंग में सबा ये चेंज हो गया है। अब ये बोला जाता है कि आप
आप ऊपर मारिए, आउट ऑफ 50 अगर एक या दो बार आप आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं, बट आप सो मेनी रन देयर। तो अब वो रिस्ट रोल जो हमारे जमाने का था वो खत्म हो गया है। आप कट भी देखिए, कट भी अब कोई भी नीचे नहीं मारता है, कट भी वो पॉइंट ऊपर से ही मारते हैं। कई बार देखा होगा कि थर्ड मैन पे आउट भी हुए होते हैं कई बार बल्लेबाज। लेकिन अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा हो गया है कि आप नीचे रखने के लिए नहीं जाते हैं, आप ऊपर से ही मारने जाते हैं। और जहां तक कंपैरिजन करने की बात है तो राजीव दोनों ही बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं शॉर्ट पिच गेंदबाजी के। रिकी पॉन्टिंग ने फ्रंट फुट से पुल मारना शुरू किया था, और रोहित शर्मा लाजवाब आजकल हिटिंग करते हैं भले कोई भी फास्ट बॉलर सामने। तो कंपैरिजन नहीं किया जाता, दोनों ही ग्रेट प्लेयर हैं शॉर्ट पिच डिलीवरीज के। लेकिन आपको टॉप 3 वर्ल्ड क्रिकेट में चुनना हो राजकुमार सर, तो कौन से वो टॉप 3 शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ आपको लगता है बेहतर या ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज रहे जिन्होंने शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ इतने सक्सेसफुली कनेक्ट किया है? क्योंकि आमतौर पर जब आप इस तरह के शॉट खेलते हैं तो आपका आउट होने का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। रोहित शर्मा के साथ उल्टा है, वो इन शॉट से बहुत कम आउट होते हैं, इन शॉट जो गेम को मैदान के बाहर ही फेंकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टॉप 3 बैट्समैन आपके जहन में कौन आते हैं तब? देखिए, नंबर 1 में रिकी पॉन्टिंग को रखूंगा, नंबर 2 पर रोहित शर्मा, और एडम गिलक्रिस्ट भी बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन हमारे जमाने में महेंद्र अमरनाथ बहुत अच्छा ये शॉट खेलते थे, बहुत अच्छे उनका हुक और पुल थे। और जहां तक अगर आप खाली टैकल करने की बात कहें कि कौन अच्छे से टैकल करता था शॉर्ट पिच बॉल को, तो मैं कहूंगा वो सुनील गावस्कर थे। वो जिस क्लास से शॉर्ट पिच बॉलों को छोड़ते थे, वो क्लास आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। भले ऑफ साइड में होता था या लेग साइड में, वो इतनी आराम से छोड़ते थे वो शॉर्ट पिच बॉलों को कि फास्ट बॉलर उनको शॉर्ट पिच बॉल डालना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी इतनी शानदार टेक्निक थी कि बिना हेलमेट के वो वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स को खेलते थे और कभी उनको बॉल नहीं लगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनका कि, लेकिन वो बहुत ज्यादा हुक और पुल नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन करते थे। बाद में उन्होंने मारना शुरू किया था, बट नेगोशिएट कौन बोलेगा जब मेल्कम मार्शल और तमाम तेज गेंदबाजों के खिलाफ लंच से पहले ही 96 रन बना दिए थे सनी भाई ने। वो इनिंग्स तो शायद ऑल टाइम ग्रेट फास्ट बॉलिंग अगेंस्ट एक बड़ा डिस्प्ले था सनी भाई का। सभा भाई, लेकिन मैं वापस आपको चक्रव्यूह में डालूंगा। आपको टीम चुनना हो, रिकी पॉन्टिंग और रोहित शर्मा में से किसी एक को चुनना हो, और शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ परसेंटेज के साथ चुनना हो, तो किसको आप चुनेंगे? देखिए राजीव, पेस बॉलिंग खेलने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट पिच खेलना होता है। पेस बॉलर को खेलने के लिए आपकी फुटवर्क अच्छी होनी चाहिए, आपका ऑफ स्टंप कहाँ है उसके बारे में वो ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप कंप्लीट प्लेयर को देखेंगे पेस बॉलिंग के विरुद्ध, आप मुझे अगर ये 2 चॉइसेस देंगे, तभी भी मैं रिकी पॉन्टिंग को ही नंबर 1 पर रखूंगा। क्योंकि रिकी पॉन्टिंग एक ऐसे प्लेयर थे जो शॉर्ट पिच पे भी खेलते थे, जो ड्राइव शानदार लगाते थे, जो फियर्सली कट करते थे। उनकी कला अलग है, और वो उन्होंने कितने जमाने तक, लंबे समय तक टेस्ट मैच में रन बनाए हैं टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने। रोहित शर्मा की अभी शुरुआत हुई है टेस्ट क्रिकेट में, तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना करना मेरे विचार से उचित नहीं होगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम जरूर कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का दबदबा ज्यादा है, क्योंकि शॉर्ट बॉल पर उतने अच्छी तरह से खेलते हैं। पर टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट, उसका एक अलग चार्म है। और टेस्ट मैच क्रिकेट में टेस्ट मैचेस में पेस बॉलर को खेलने के लिए आपको हर एक शैली में आपको सबसे ऊपर होना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट पिच डिलीवरी हो, चाहे वो ऑफ स्टंप हो, चाहे वो ड्राइव्स हो। तो इन सब मामले में अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो रिकी पॉन्टिंग क्या, मैथ्यू हेडन को आप देख लीजिए, जो ओपनर्स आए हैं जिन्होंने जमाने तक खेला है, उनकी मिसाल अलग है, सचिन तेंदुलकर ही हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं सबसे अच्छा पेस बॉलर को कौन खेलता है, तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो रोहित शर्मा से ऊपर रहेंगे। पर हाँ, अगर हम सिर्फ शॉर्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं कि कौन अच्छा पुल शॉट खेलता है, ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसको मिलता है पुल शॉट पे या हुक शॉट पे, तो फिर आप रोहित शर्मा का नाम जरूर ले सकते हैं। सभा भाई, मैं आपकी बात को बैक कर देता हूं, क्योंकि आपने बोला कि वैल्यू किसको मिलता है पुल शॉट पे सबसे ज्यादा। ये आंकड़े बता रहे हैं कि एज अ बैट्समैन T20 फॉर्मेट में 500 बाउंड्री वो लगा चुके हैं, यानी कि जो उनका परसेंटेज है, जो कन्वर्जन रेट है बाउंड्री का, वो सबसे ज्यादा है। उनमें सबसे ज्यादा जो शॉट्स में रन उनको मिले हैं वो पुल और हुक शॉट पे मिले हैं। क्या अब ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि T20 में किस तरह से अपने पुल शॉट के दम पे वो डोमिनेट करते हैं? और इस अचीवमेंट को आप कैसे देखते हैं, 500 बाउंड्री लगाना T20 फॉर्मेट पे? देखिए, मैं तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में मानता हूं कि पेस बॉलर के विरुद्ध शॉर्ट बॉल से इससे बड़ा खिलाड़ी और कोई नहीं है इस समय। और आपने जो स्टैट्स बताए हैं उसी बात को दर्शा रहा है कि रोहित शर्मा को रोकना
किसी भी विकेट पर बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उनको ये प्रयास कर रहे हैं कि हार्ड लेंथ पर उनको आप आउट कर लेंगे, या फिर शॉर्ट पिच डाल के आप उनको आउट कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। तो चाहे वो हार्ड लेंथ हो, चाहे वो शॉर्ट पिच डिलीवरी हो, चाहे वो पुल की बॉल हो, चाहे वो हुक की बॉल हो, इस खिलाड़ी में अद्भुत कला है, अद्भुत स्किल है, और इसी वजह से इस समय रोहित शर्मा इतने अच्छे फॉर्म में है। पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा को अभी भी और भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि अभी विश्व कप आने वाला है। मैं चाहता हूं कि कंप्लीट प्लेयर के रूप में उभरे भारतीय टीम के चांसेस को और ऊपर बढ़ाने के लिए। राजकुमार, आप कैसे देखते हैं? 500 बाउंड्री लगा दी उन्होंने T20 फॉर्मेट में, एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए हैं। क्या ये बड़ा इंपैक्ट डालेगा तीसरे मैच में जो हैदराबाद में खेला जाएगा? डिसाइडर है जो ये तय करेगा सीरीज कौन जीतने वाला, और उससे भी इम्पोर्टेंट मेंटली आप अपनी तैयारी ज्यादा बेहतर दिखा पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है इंडियन टूर पे, और अगर आप उसको हरा देते हैं तीसरे मैच में, एक तो आप एक मैच हार के वापस आ रहे हैं, ऐसे में रोहित का रोल आप कितना बड़ा देख रहे हैं एज अ बाउंड्री हिटर? क्योंकि T20 फॉर्मेट के बारे में कहा जाता है कि बाउंड्री हिटर्स अगर आपके पास है तो आपको बड़ा एडवांटेज है। अब रोहित शर्मा से बाउंड्री हिटर बड़ा तो कोई नहीं दिख रहा है। सेकंड नंबर पे वो दिख रहे हैं वो बाबर आजम है, 475 बाउंड्री उन्होंने लगाई है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजीव, 500 बाउंड्रीज लगाने का इस फॉर्मेट में। और सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने इंपॉर्टेंट है व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के लिए, और T20 में उनका दबदबा है। और क्योंकि वो जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो टाइप ऑफ शॉट्स उनके पास हैं, जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो बहुत लाजवाब है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका रोल आने वाले मैच में। और ऑस्ट्रेलिया भली बात ही जानता है कि अगर हम रोहित को जल्दी आउट नहीं करेंगे तो वो उनसे मैच दूर ले जा सकते हैं, जो कि उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया है। तो अब सभी जानते हैं कि उनके पास क्लास है, तो दूसरी टीम उनके लिए प्रिपेयर होकर आती है कि किसी तरह उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्ट करना उनको प्रेजेंट फॉर्म में बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। राजकुमार सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है वो भी बता दूं आपको। T20 फॉर्मेट में हाईएस्ट स्कोर बनाने का जो रिकॉर्ड है 34 रोहित शर्मा के नाम पे और 33 विराट कोहली के। यानी कि जो हैदराबाद में मैच है, हमारे टॉप 3 अगर चले तो बड़ी डिसाइसिव हो जाएगा, क्योंकि विराट बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं, रोहित ने ऑलरेडी डरा सा दिया जो 8 ओवर की क्रिकेट हुई। ऐसे में आपको लग रहा है 3 हैवीवेट जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उनका फॉर्म डिसाइड करेगा कि हम सीरीज जीतने जा रहे हैं हैदराबाद में? बिल्कुल राजीव, सभी जानते हैं कि हम टॉप हैवी हैं काफी, और बहुत ही एस्टेब्लिश प्लेयर हैं भारत के पास, मैच विनर्स हैं तीनों के तीनों। अगर तीनों में से एक भी कोई 15 ओवर भी खेल जाता है तो एक इंडिया बहुत बड़ा स्कोर बना देगा या बहुत बड़ा स्कोर चेस करने में कामयाब होगा। तो इम्पोर्टेंट है इन सभी का रोल, और बड़ी बात है कि पावर प्ले को किस तरह कैश किया जाता है वो ये भली बात ही जानते हैं। और रोहित अब ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये सबसे बड़ी बात है कि वो खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं पावर प्ले में स्ट्रोक्स खेलूंगा बिना चिंता किए हुए। तो वो एक संदेश जाता है पूरी टीम में कि आप निर्भय होकर खेलिए, और जब आपका कप्तान आपको बैक कर रहा है, आपका कोच आपको बैक कर रहा है, तो आप खुलकर अपने शॉट्स खेल सकते हैं, और वही देखने को मिला है। और आशा करता हूं कि तीसरे मैच में भी ऐसा ही होगा, और अगर रोहित थोड़ी देर रुके रहे तो ये बाकी बहुत अच्छा रहेगा कि वो अगर एक लंबी पारी दोबारा खेलें तो। क्या सभा भाई, रोहित शर्मा उन बल्लेबाजों में से हो चुके हैं जिनकी दहशत होती है जब वो मैदान पे होते हैं? एक समय विव रिचर्ड्स के बारे में सुनना है मैंने कि उनके बारे में एक दहशत सी होती थी कि वो क्या करेंगे उस दिन पता नहीं है। क्या ये दहशत होगी? और हैदराबाद में जो तीसरा मैच है, क्या ऑस्ट्रेलिया बहुत कीन होगा रोहित शर्मा को जल्दी आउट करने में? क्योंकि रोहित अगर जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, 20 ओवर की क्रिकेट में अगर 12-13 ओवर खेल जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको मैच आउट कर देंगे वो। देखिए, पूरे भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके बारे में हर एक टीम अलग किस्म से तैयारी करके आती है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसमें अद्भुत टाइमिंग है, उसके साथ साथ स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। और जो ये पिछले विश्व कप के बाद जो इंटेंट के साथ इस समय T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा अंतर पड़ा है। और आप जो बात कर रहे हैं, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है कि अब कुछ हद तक दहशत पैदा कर देते हैं अगर वो 10-12 ओवर खेल लें, और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने कल के मैच में की वो भी काफी शानदार रही। और मुझे देखकर ये अच्छा लगा कि स्पिनर ग्रुप में विशेष करके एडम जंपा के सामने भी उन्होंने खुलकर बल्लेबाजी की। कई बार स्पिनर्स के विरुद्ध वो दबकर खेलते हैं या फिर थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव बल्लेबाजी करते हैं, पर अब उन्होंने अपना मन बना लिया है। मैं तो ये भी चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जाम्पा के विरुद्ध कल बल्लेबाजी की थी, उसी तरह से अच्छे फुटवर्क के साथ
वो सीधे शॉट्स लगाएं, स्टेप आउट करके इनसाइड आउट मार सकते हैं, स्टेप आउट करके सीधे स्क्रीन के ऊपर मार सकते हैं, लॉन के ऊपर मार सकते हैं, अक्रॉस खेलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास इतना शानदार स्किल है सीधे शॉट्स खेलने का, आपको स्पिनर के विरुद्ध अक्रॉस जाने की जरूरत ही नहीं है, स्वीप भी अच्छा खेल सकते हैं, तो रोकना बड़ा कठिन हो जाएगा। राजीव, मैं तो कल की अगर हम 25 तारीख की बात करें तो मुझे लगता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि भारत पहले बल्लेबाजी करे और एक बड़ा स्कोर खड़ा करे और अपने बॉलर को एक बार फिर से टेस्ट किया जाए, क्योंकि अंत में हम लोग ये सारे मैचेस हैं तैयारी करने के लिए विश्व कप के लिए, और इसी वजह से अभी तक जो परेशानी हुई है भारत के लिए वो हुई है जब हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारत को जब डिफेंड करना हो, तो ये अच्छा इम्तिहान होगा क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह भी वापस आ गए हैं टीम में, उनके लिए भी अच्छा इम्तिहान रहेगा कि हम एक टोटल को डिफेंड करें। एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरे से है कि रोहित शर्मा ने बड़ी चालाकी के साथ, जब उनको पता चला कि 8 ओवर का मैच है, एक बॉलर 2 ओवर डालना है, तो उन्होंने एक इमीडिएट बैट्समैन बना लिया, मोहाली में ऋषभ पंत को इंक्लूड किया। उनको पता था अगर गेंदबाज कम भी पड़ेंगे तो हार्दिक पांड्या कर देंगे वापस। अब क्योंकि 20 ओवर का मैच है हैदराबाद में, क्या ऋषभ पंत को आप यहाँ पे बाहर बैठे देख रहे हैं और कौन से गेंदबाज आप अंदर आते देख रहे हैं? रोहित शर्मा की पहली चॉइस क्या होने वाली है, भुवनेश्वर कुमार या आपको लग रहा है दीपक चहर सरप्राइज कर देना? देखिए, कल के मैच में मुझे ये लगा राजीव कि भारत की तैयारी अच्छी थी 11 चुनने में, ऑस्ट्रेलिया यहीं पे मात खा गया। अब भारत ने किया क्या, भारत ने बल्लेबाज के साथ भारत मैदान में उतरा, उनको पता था कि फिफ्थ बॉलर की भूमिका काट नहीं सकते, इन्हें कोई कर ही देगा क्योंकि मैच बड़ा भारत की परेशानी है कि वो तो वापस क्या हम 5+1 वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे और क्या भुवनेश्वर कुमार को खेलते आप देख रहे हैं या दीपक चहर आएंगे? अभी मुझे लगता है 8 ओवर की वजह से एक बल्लेबाज बढ़ाया गया था क्योंकि भारत के पास बॉलिंग ऑप्शंस थे काफी, और क्योंकि अब ये मैच पूरा 20 ओवर का होगा तो भारत पूरे 5 गेंदबाजों के साथ उतरना चाहेगा और ये काफी डिफिकल्ट चॉइस होगी कि आप भुवनेश्वर कुमार को खिलाएं या दीपक चाहर को, क्योंकि भुवी को आप 2-3 बार देख चुके हैं कि वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कप्तान को भरोसा होता है कि नहीं ये सीनियर बॉलर है मेरे और मैं इनको एक और मौका देना चाहता हूं, तो मुझे लगता है क्योंकि क्रूशियल मैच है तो हो सकता है कि रोहित प्रेरित हों कि वो भुवनेश्वर कुमार के साथ ही मैदान में उतरे। जी सब भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आपका ऑडियो ठीक हो गया होगा, बात पूरी कर सकते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा था कि देखिए भारत पसंद तो यही करेगा कि वो ऋषभ पंत को भी 11 में खिलाएं, पर उनके साथ परेशानी ये है कि नंबर 1 से नंबर 7 तक या नंबर 6 तक उनके पास कोई ऐसा, हार्दिक पांड्या को अगर हम हटा ले तो कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो 1 या 2 ओवर डाल सके, इसी वजह से वापस उनको वही कॉम्बिनेशन पे जाना होगा जिसके बारे में राजकुमार शर्मा ने बात की है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि फिर से 5 बॉलर और एक हार्दिक पांड्या 6 बॉलर के रूप में आप मैदान में उतरे। तो एक विकल्प यहाँ पे है कि आप भूवी को एक ब्रेक देख सकते हैं और फिर आप ट्राई कर सकते हैं या तो दीपक चाहर को या फिर हरजीत सिंह को, क्योंकि भारत की परेशानी है डेथ ओवर्स में, और डेथ ओवर्स में आपके पास एक ऐसा यंगस्टर है जिसने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। राजकुमार सर, क्योंकि अश्विन को लेकर भी बहुत सवाल है, अब अक्षर पटेल जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, एक फिंगर स्पिनर को इतनी सक्सेस मिल रही है, यजुवेंद्र चहल को फिर एक बार गेंदबाजी कराई गई, क्या एक सिग्नल सा मिल रहा है कि फिंगर स्पिनर्स को ट्राई करके देखा जाए, क्योंकि उनको कंट्रोल ज्यादा होता है, वो वेरिएशन अश्विन के पास हर कोई जानता है। अश्विन क्या एक कड़ी हो सकता है हैदराबाद के बीच में? बिल्कुल राजीव, मैं तो पूरी उम्मीद करता हूं और चाहता हूं कि अश्विन को ये मैच खेलना चाहिए, क्योंकि उनका आपने वर्ल्ड कप में जब रखा है तो आप उनको ये इसमें मैच फिट तो रखिए कि वो आप उनको अगर बाहर ही बिठाए रखेंगे और सडनली वर्ल्ड कप के किसी मैच में उतारेंगे तो आप भले कितने ही एक्सपीरियंस गेंदबाज हो, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। तो मेरा मानना है कि भारत ने जब उनको रखा है वर्ल्ड कप के लिए तो उन्हें जरूर मैचेस ज्यादा से ज्यादा खिलाने चाहिए, क्योंकि चहल हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं
और वहीं पे एक्सपीरियंस अश्विन का मुझे लगता है बहुत काम आने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में। चलिए अब बात थोड़ी ऑस्ट्रेलिया करने चलते हैं। सभा भाई, मैथ्यू वेड को कैसे रोकेंगे? दोनों मैच में उन्होंने इंडियन बॉलिंग को तहस नहस कर दिया, और वो लेफ्ट हैंडर्स वाली बात जो हम लगातार आपसे करते रह रहे हैं कि कभी नवाज तो कभी राजपक्षे, अब मैथ्यू वेड आ गए, हर मैच में रन बना रहे और सिरदर्द हो गए भारतीय गेंदबाजों के लिए। हाँ राजीव, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है वो बॉलिंग करना, क्योंकि वो एक तो रिवर्स स्वीप खेल देते हैं, उसके साथ साथ बीच में वो स्टेप आउट करके शॉट लगाते हैं, ऑन साइड में पुल कर सकते हैं। तो उनके लिए सही लेंथ ढूंढने में परेशानी हो रही है भारतीय बल्लेबाजों को। इनिशियली जब वो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स के विरुद्ध थोड़ा बहुत संघर्ष करते हैं। कल भी हम लोगों ने देखा था कि अक्षर पटेल को उतने आसानी से वो खेल नहीं रहे थे। तो ये एक विकल्प रहेगा रोहित शर्मा के लिए कि जब मैथ्यू वेड आए बल्लेबाजी करने के लिए, आप पहले प्रयास करें कि स्पिनर्स को उनको गेंदबाजी करें और स्पिनर्स उनको चोक करने की कोशिश करें, तब मुझे लगता है उनको विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अन्यथा उनका पेस बॉलर्स के विरुद्ध काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक। तो ये एक चैलेंज जरूर होगा, और ऐसे चैलेंजेस आने चाहिए भारतीय बॉलर्स के सामने कि आप किस प्लान के साथ आप मैदान में उतरते हैं। राजकुमार सर, आखिरी सवाल, क्या हर्षल पटेल को एक मौका और आप देंगे 2 मैचों में जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है? देखिए, मुझे लगता है कि वो एक शानदार गेंदबाज हैं, और इस सीरीज को अगर छोड़ दें राजीव, तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके दम पर वो वर्ल्ड कप की टीम में है। तो पिछले साल में सबसे महंगे गेंदबाजों की श्रेणी में हर्षल पटेल है। 6 बार वो 40 से ज्यादा रन दे चुके हैं एक मैच में। रवि, अगर ये जो तथ्य हैं, जो ये आंकड़े हैं, ये सिलेक्टर्स को फिर देखना चाहिए था ना कि वो वर्ल्ड कप के लिए उस खिलाड़ी को टीम में ना रखें अगर इतना काम प्रदर्शन है तो। तभी मैं आंकड़े मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने रखा है उनको टीम में, तो आप उनको फिर अब खिलाना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस देना होगा, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आपका बॉलर अनफिट हो जाए और आप दोबारा सारा टीम का कॉम्बिनेशन खराब करते हैं, जैसा एशिया कप में भारत के साथ हुआ। सभा भाई, चलते चलते कैसे आप देख रहे हैं हर्षल पटेल, आप प्लेइंग 11 में देख रहे हैं? तो इसी नोट पे चर्चा को खत्म करते हैं कि राजकुमार सर का मानना है कि हर्षल पटेल टीम में होने चाहिए। रोहित शर्मा जिस ब्रांड क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं, रोहित शर्मा उस ब्रांड को क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, और रोहित शर्मा, विराट कोहली और के राहुल का बल्ला अगर तीसरे मैच में चला तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खासी मुसीबतें होंगी। और सभा भाई ने जाते ये भी कह दिया कि वो चाहते हैं कि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते देखें, ताकि भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बार फिर चैलेंज हो उस स्कोर को डिफेंड करने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।